साथियों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि स्कूल, कॉलेजेस और आंगनबाड़ी को लेके काफी डाउट था कि आंगनबाड़ी, स्कूल और कॉलेज में जो है आप नंबरिंग कैसे करेंगे, यानी उसमें भवन नंबर और जनगणना मकान संख्या कितना होगा। अलग अलग कंडीशन हमने लिया है। एक सिंगल स्कूल का लिया है जहां पर सिर्फ स्कूल नजर आएंगे। एक दूसरा लिया है जिसमें आपके स्कूल है, उसमें अलग अलग स्कूल के बिल्डिंग्स है, या मान लीजिए इसको कॉलेज है, ये कॉलेज है, इस कॉलेज के बहुत सारे बिल्डिंग्स है ना, वो हो गया। और तीसरा है एक अलग आंगनबाड़ी है। चौथा केस में कि स्कूल और आंगनबाड़ी एक ही प्रांगण में चल रहा है। और पांचवा है कि कॉलेज और हॉस्टल है साथ में। इन सभी के लिए हम किस तरीके से जो है इसको नंबरिंग करेंगे, किस भवन में कितना भवन और कितना जनगणना मकान संख्या होगा और क्यों होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्कूल के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि स्कूल जो है गैर आवासीय उपयोग के आधार पे जनगणना मकान का जो उपयोग होगा वो गैर आवासीय पर होगा। और इसमें जो है इसके लिए अलग से एक कोड दिया है, कोड नंबर 3, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस दोनों का ऑप्शन है ना, स्कूल ऑब्लिक कॉलेजेस। और उसमें अलग अलग टाइप से जब बुक आप पढ़ेंगे तो स्कूल के सभी प्रकार दिए हैं, जैसे स्कूल हो गए, आपके कोचिंग क्लासेज हो गए, आपके कंप्यूटर क्लासेज हो गए, आपके कोई इंडस्ट्री जो हो गया, और प्रौद्योगिकी केंद्र या प्रशिक्षण केंद्र, बहुत सारे इसमें है। लेकिन हम जनरली अभी बात करेंगे स्कूल के बारे में। तो स्कूल में हम गए और सिंगल आपको स्कूल मिला, है ना। हो सकता है स्कूल के एक से ज्यादा बिल्डिंग हो, यानी एक से ज्यादा ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन सिर्फ स्कूल का प्रांगण है, तो इसको हम नंबरिंग कैसे करेंगे सर। तो इस बिल्डिंग में इस स्कूल के परिसर में जितने भी स्कूल के बिल्डिंग्स होंगे उन सभी को हम एक भवन मानेंगे, यानी CN नंबर 1 करेंगे, CN 1 मानेंगे, और इसमें जनगणना मकान भी हम 1 मानेंगे। चूंकि इसमें जितने भी बिल्डिंग है इसी एक स्कूल का पार्ट है, और स्कूल को एज ए उपयोग के आधार पे जनगणना मकान संख्या 1 मानना है। तो CN 1 हो गया, और आपको कोस्ट में 1 देना नहीं है। जहां भी जनगणना मकान 1 हो, कोस्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। कहीं कहीं हो सकता है कि आपके स्टेट में या आपके जिला में अगर देने को कहता है तो आप दीजिए, अदरवाइज हर जगह ये चीज नहीं देने को बोला जा रहा है। अगर CN 1 है, सेंसस नंबर 1, इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि इसमें एक जनगणना मकान हो गया। अब केस आ रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि क्या सर गैर आवासीय जो बिल्डिंग होंगे उसमें जनगणना मकान होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जनगणना मकान संख्या जो है, ऐप जो है ऑटो जनरेट करता है, चलो ऐप। जैसे ही आप भवन नंबर मारेंगे तो 2 ही ऑप्शन आएगा जनगणना मकान में, या तो दोहराएं या तो नया करें। जब तक उन दोनों में से कोई क्लिक नहीं करिएगा आगे आपका ऐप बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि यदि बिल्डिंग है तो उसमें जनगणना मकान होगा। अब जनगणना मकान होने का क्या कॉन्सेप्ट है, जनगणना मकान मालिकाना हक पे हो सकता है, जनगणना मकान उपयोग के आधार पर हो सकता है, और जनगणना मकान आवास के आधार पर हो सकता है। तो चूंकि ये उपयोग के आधार पर इस बिल्डिंग की उपयोग किस पर्पज से किया जाता है, चूंकि ये तो है गैर आवासीय, यहाँ पे कोई रहते नहीं है, लेकिन इस पे उपयोग के आधार पर क्या है तो पढ़ाई होती है। इस वजह से इसमें बिल्डिंग है और जनगणना मकान 1 देना होगा। यानी हर वो बिल्डिंग, चाहे वो किसी प्रकार का बिल्डिंग हो, चाहे वो गोदाम हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो गैर आवासीय हो, चाहे खंडर बिल्डिंग हो, हर बिल्डिंग जो है अपने आप में एक जनगणना मकान है, कम से कम एक जनगणना मकान। तो यहाँ पे हम CN 1 कर दिए। जब हम आगे बढ़ेंगे सर तो देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉलेज है। अब कॉलेज के कॉन्सेप्ट में क्या होगा सर, तो कॉलेज में जनरली आप देखते हैं कि कॉलेज में जब एंट्री करते हैं तो एक से अलग अलग बहुत सारे बिल्डिंग्स बने होते हैं अलग अलग क्लासेज के लिए, है ना। किसी में और सब्जेक्ट, किसी में और सब्जेक्ट, किसी बिल्डिंग में आपका इतिहास कॉमर्स का है, किसी में आपका साइंस का है। जैसे आपके गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको अलग अलग बिल्डिंग देखने को मिलेंगे, है ना, बच्चे के आधार पे। तो क्या सर हम इन सभी बिल्डिंग को अलग अलग जनगणना मकान मानेंगे या अलग अलग भवन नंबर मानेंगे। तो ये यहाँ पे आपको फिर परिसर का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। परिसर का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक परिसर के अंदर आपके मान लीजिए एक से अधिक बिल्डिंग भी है, और उसमें अगर एक ही काम हो रहा है ना, अगर कोई आवास कर रहा है और एक ही मालिकाना हक है, तो मालिकाना हक के तौर पर उसके बिल्डिंग एक से अधिक हो सकता है, लेकिन परिवार अगर एक ही रहते हैं, अधिपत्य एक ही लोग का है, तो उस केस में हम भवन 1 ही देंगे, जनगणना मकान भी 1 ही दे देंगे, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉलेज में चूंकि ये अलग अलग बिल्डिंग है लेकिन काम एक ही सबका हो रहा है, तो यहाँ पे आप CN 1 और यहाँ पे भी आप जनगणना मकान संख्या 1 देके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अलग अलग बिल्डिंग को आपको अलग अलग जनगणना मकान नहीं देना है, क्योंकि ये सभी बिल्डिंग एक ही
कॉलेज का पार्ट है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होती है, बच्चे ठहरते नहीं है। तो ये टोटल गैर आवासीय हो गया। और यहाँ पे आपका सेंसस नंबर क्या पड़ जाएगा, अगर यहाँ 1 दिए तो आगे हम सेंसस नंबर 2 दे देंगे। ठीक है। बात है सर, जब आंगनबाड़ी, सबसे ज्यादा जो कमेंट है वो आंगनबाड़ी को लेके है, और इसके लिए इसलिए भी है कि किताब में आंगनबाड़ी का जिक्र आपको कहीं नहीं किया गया है। किताब में जब कॉलेज स्कूल के बारे में डिस्कस किया गया है तो वहाँ कॉलेज के बारे में डिस्कस किया गया है, कोचिंग क्लासेस के बारे में किया गया है, स्कूल के बारे में किया गया है ना, प्रशिक्षण केंद्र के बारे में किया गया है, कंप्यूटर क्लासेस के बारे में किया गया है, और अंत में आपको दिया गया है कि शैक्षणिक संस्थान आदि, है ना। यानी शिक्षा से जुड़े जो भी चीज है, क्योंकि आंगनबाड़ी में भी क्या होता है, जूनियर क्लास के बच्चे जो है, अंडर 6 ईयर के बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये भी क्या है, एक आपका संस्थान कह सकते हैं पढ़ने का, और स्कूल से संबंधित। छोटे बच्चे के लिए तो उसका स्कूल आंगनबाड़ी हो गया, और 6 साल से ऊपर के बच्चे के लिए स्कूल में एंट्री होती है, तो ये भी आपके स्कूल और कॉलेज के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अलग से सीएन नंबर, सेंसस नंबर दे देंगे 3, और चूंकि ये एक ही बिल्डिंग है इसलिए हम इसको सेंसस हाउस कॉस्ट में हम नहीं देंगे। चौथा केस में आएगा सर कि कोई ऐसा विद्यालय मिलेगा जहाँ पे आंगनबाड़ी भी विद्यालय के अंतर्गत ही चलता है, और बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल थे जहाँ पे आंगनबाड़ी को विद्यालय से अटैच कर दिया गया। विद्यालय कहीं हो सकता है कि आंगनबाड़ी जो है आपके विद्यालय में अलग यूनिट तरीके से काम करता हो, या विद्यालय के किसी एक ही बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग में एक ही कमरा लेके चलता हो। तो मान लीजिए कि स्कूल, अगर ये एक परिसर है बिल्डिंग, तो एक कैंपस है, और इस कैंपस में स्कूल का बिल्डिंग अलग है और आंगनबाड़ी का अपना अलग बिल्डिंग चलता है। तो स्कूल के बिल्डिंग को हम एक अलग सेंसस हाउस मानेंगे और आंगनबाड़ी के बिल्डिंग को अलग सेंसस हाउस मानेंगे, इसलिए क्योंकि स्कूल जो है एक अलग यूनिट हो गया और आंगनबाड़ी जो है एक अलग यूनिट हो गया। पढ़ाई दोनों में सेम चीज का होता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग हो गया, इसका नाम भी अलग हो गया आंगनबाड़ी, और इसका नाम भी बिल्कुल हो गया स्कूल। तो इस केस में हम यहाँ पे CN 4 देंगे, लेकिन सेंसस हाउस में 2 देंगे। जब स्कूल की एंट्री करेंगे तो स्कूल कॉलेज करेंगे, और उसका वास्तविक उपयोग लिखना होगा, और जब यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे आंगनबाड़ी का, तो वहां भी आप स्कूल या कॉलेजेस देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जब स्कूल और कॉलेजेस, स्कूल और आंगनबाड़ी दोनों एक ही कैंपस में हो, तो यहाँ स्कूल अलग सेंसस हाउस हो जाएगा और आंगनबाड़ी अलग सेंसस हाउस होगा, और बिल्डिंग एक ही हो जाएगा, भवन नंबर एक ही हो जाएगा। जब सर हम आगे आएंगे तो बहुत सारे ने ये भी कमेंट किया था कि सर एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कॉलेज चलता है, कॉलेज की बिल्डिंग है, यानी दिन में पढ़ाई होती है, और एक साइड में हॉस्टल भी है जहां बच्चे रात को रुकते हैं। उस केस में यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये एक अलग बिल्डिंग है ना, और ये एक अलग बिल्डिंग है, लेकिन है परिसर में, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। ये गैर आवासीय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आवासीय हो जाएगा। लेकिन आवासीय में भी कैसा हो जाएगा, आवास अनुपयोग, यानी हॉस्टल चल रहा है ये, है ना, इसमें हॉस्टल चल रहा है, तो ये आपके संस्थागत परिवार हो जाएंगे, और ये आपके गैर आवासीय उपयोग के आधार पे कॉलेज जो है एक अलग सेंसस हाउस हो जाएगा। ठीक है। कॉलेज की जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सब एक अलग सेंसस हाउस हो जाएगा, और जहां हॉस्टल कुछ दूर पे है तो उस हॉस्टल को हम अलग सेंसस हाउस हो देंगे। तो यहाँ पे CN 5 करके हम कोस्ट में 2 दे देंगे। एक सेंसस हाउस आपका ये हो जाएगा और एक सेंसस हाउस आप ये हो जाएगा। अब सर सेंसस हाउस कब लिखना है ना, जो सेंसस हाउस होता है वो कितने नंबर का होगा, वो कहाँ लिखना होगा। तो देखिए सेंसस हाउस जब आप एंट्री करिएगा ऑनलाइन एट अ टाइम, तो वहीं पर आपको सेंसस हाउस यानी जनगणना मकान नंबर ऐप जो है खुद जनरेट करके देगा, और वो 4 अंकों का होगा। सपोज करिए स्कूल की बिल्डिंग पे गए, तो स्कूल के मेन ऑफिस के गेट पे आप लिख देंगे 0001। ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी एक हाउस है, तो किसी 3 बिल्डिंग में आप एक मेन ऑफिस में लिख देंगे 0002। यहाँ पे लिखेंगे आंगनबाड़ी में 0003, क्योंकि एक एक सेंसस हाउस है। यहाँ पे सर स्कूल और आंगनबाड़ी चूंकि अलग अलग है, तो स्कूल के आप मुख्य द्वार पे लिख देंगे, यानी जो ऑफिस का गेट होगा वहां लिख देंगे 0004, और यहाँ पर रहेगा 0005। यहाँ पे आपको क्या देंगे, तो यहाँ पे दे देंगे 0006, और यहाँ दे देंगे 0007। ये कब पड़ेगा सर, ये जब आप लाइव एंट्री करने जाएंगे और एंट्री करिएगा, जनगणना मकान आपको क्या देगा, ऐप जनरेट करके देगा, और वो आपके जो भी मेन उसका रूम होगा या फिर ऑफिस होगा उसके मेन गेट पर आप लिख देंगे। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सर इन सभी गैर आवासीय
ये सारे कितने कौन से कैटेगरी में आ गया? तो ये सभी गैर आवासीय आपके बिल्डिंग्स हो गए, या गैर आवासीय जनगणना मकान हो गया। तो क्या इसमें परिवार क्रमांक देता है? बहुत लोगों का कमेंट था कि बताइए सर, स्कूल में जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें परिवार क्रमांक क्या पड़ेगा या परिवार के मुखिया का नाम क्या पड़ेगा? तो ये आप चीज ध्यान रख लीजिए कि किसी भी गैर आवासीय बिल्डिंग या किसी भी गैर आवासीय जनगणना मकान में मकान नंबर तो पड़ेगा, लेकिन आपका परिवार क्रमांक नहीं पड़ता है। तो परिवार क्रमांक अगर नहीं पड़ेगा तो परिवार के मुखिया का नाम भी नहीं पूछेगा और उससे आगे संबंधित कोई जानकारी भी नहीं पूछेगी। यानी यदि आप इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट करते हैं स्कूल या कॉलेजेस का, तो उसका वास्तविक उपयोग आपसे पूछेगा। हो सकता है वास्तविक उपयोग में आप क्या करेंगे, उस विद्यालय का प्रकार का नाम लिख देंगे। अगर कोई आंगनवाड़ी तो लिख देंगे आंगनवाड़ी, अगर कोई स्कूल है तो लिख देंगे स्कूल, अगर कस्तूरबा विद्यालय है तो लिख देंगे कस्तूरबा विद्यालय, यदि कॉलेज है और उसका नाम है कुछ तो वो लिख देंगे फलाना कॉलेज। और उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करिएगा तो आपका सारा सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा। ना आपसे परिवार क्रमांक पूछेगा, ना परिवार के मुखिया का नाम पूछेगा, ना मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जैसे सिलेक्ट करेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉलेज के केस में तो आपको कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं वो सारे बच्चे क्या है, तो एक ही किचन का बना खाना खाते हैं और सभी अलग अलग परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी असंबंधित लोगों का ग्रुप है जो एक ही किचन का बना खाना खाता है। तो ये आपके हो जाएंगे संस्थागत परिवार का ऑप्शन, ये संस्थागत परिवार का ये क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। और संस्थागत परिवार में आपको परिवार का क्रमांक मिलेगा 999 और इसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आवास सह अन्य उपयोग ऑप्शन नंबर 2 और उसी में आएगा संस्थागत परिवार। तो संस्थागत परिवार में आप क्लिक करेंगे और परिवार क्रमांक आपसे 999 दे देगा और उसमें परिवार के मुखिया का नाम पूछेगा। तो परिवार के मुखिया के नाम पे उस हॉस्टल का जो वार्डन होगा, जो आपका कर्मचारी होगा, चपरासी होगा, उसका पद का नाम दे देना है चपरासी और फिर उसको आप सबमिट करेंगे। तो 34 नंबर में मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो यदि आपके पास आंगनबाड़ी, कॉलेजेस या स्कूल का कोई समस्या आता है या फिर उस तरीके का आपका केस आता है तो उस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, उसको नंबरिंग कर सकते हैं और मोबाइल ऐप में एंट्री कर सकते हैं। इस मोबाइल में एंट्री करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 3 दबाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।